जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ हैं राजेश सिन्हा। और आज का मुद्दा क्या है, आप पीछे पढ़ सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के निशाने पर अब कौन और कब रुकेगा इजराइल का गुस्सा। राजेश जी, इसी गुस्से पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह ने सीधे शेर के घर में घुसकर ड्रोन अटैक किया, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। प्रेरणा, अब पूरी दुनिया को अब यही लग रहा है कि चूंकि अब जो हमला हुआ सीधा प्राइम मिनिस्टर के घर पे हुआ है और इजराइल के बारे में यही माना जाता है कि आप इजराइल के ऊपर कम से कम हवाई हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 3 ड्रोन्स प्रधानमंत्री के घर की तरफ जा रहे थे तो उनमें से 2 ड्रोन्स को तो हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया गया, 2 को वहीं पर न्यूट्रलाइज करके मार दिया गया, गिरा दिया गया। लेकिन एक ड्रोन प्रधानमंत्री के आवास पे पहुंच गया और उसे हिट भी उस ड्रोन ने किया है, सफल भी रहा है। तो अब 2 बातें जो सामने आ रही है वो ये है कि एक तो इजराइल जो है बहुत बड़ा अब पलटवार करेगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद भी कहा कि उन्होंने बहुत भारी गलती की है मेरे घर को निशाना बना के। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर भी अब वल्नरेबल है, वहाँ भी हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह ने ये साबित कर दिया कि आपके पास कई लेयर्स के डिफेंस सिस्टम है, आपके पास आयरन डोम है, आपके पास अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको चकमा दे करके एक ड्रोन सीधा प्रधानमंत्री के घर पर आकर टकरा जाता है। तो जाहिर है चिंता होगी, इजराइल को भारी चिंता होगी। जी, और देखिए एक और अगर मैं अपडेटेड खबर की बात करूं राजेश जी, तो अमेरिका खुफिया विभाग के 2 दस्तावेज लीक हुए हैं। ये सबसे इस वक्त इस पूरे मामले में अपडेटेड खबर है कि 2 दस्तावेज लीक हुए हैं, जिसमें सीधे तौर पर ये जानकारी सामने निकल के आई है कि अब ये मुमकिन है कि इजरायली सेना ईरान पर सीधे तौर पर हमला कर सकती है। ये हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे प्रेरणा, और इसमें ये पूरा प्लान था कि इजराइल किस तरह से ईरान पर हमला करेगा। ये पूरी दुनिया को लग रहा है क्योंकि अब स्थिति इतनी विस्फोटक होती जा रही है और अब सीधा प्रधानमंत्री के घर पे हमला हुआ है, तो इजराइल जिसने अपने नागरिकों पर हुए हमले का जो बदला लिया है वो हमास के पूरे ठिकाने को बर्बाद करके लिया है। उनका जो टनल्स था, जो उनके हेडक्वार्टर्स थे, उसको बर्बाद कर दिया। गाजा पट्टी का पूरा इलाका जहां पर हमास का हेडक्वार्टर्स था उसे बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह का पूरा लाइन अप उसने बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ को मार दिया, हमास चीफ को मार दिया। तो अब अगर प्रधानमंत्री के घर पे हमला होता है तो इसके बदले में आखिर वो इतना बड़ा पलटवार करेगा, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा है कि उसे पीटर एक्सपीरियंस होगा। और ये जो आप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हैं, इसे जब ये लीक हो गया तो इसमें यही कहानी बताई जा रही है कि इसमें वो सारे प्लान्स हैं कि इजराइल कब क्या और कैसा पलटवार करेगा। जी, तो राजेश जी, ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, मतलब कितने ये सही हो सकते हैं या फिर इनको लेकर क्या कोई अफवाह भी फैलाई जा सकती है? देखिए, हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस का ये हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स था और उसमें पूरी प्लानिंग थी। तो हो सकता है कि ये सच ना भी निकले, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इसमें था कि क्या प्लानिंग चल रही है। तो इसका असर पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा, वो क्लासिफाइड होगा और वो मान लेते हैं कि अगर लीक हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अब लोगों को पता चल गया है, तो जाहिर है अब उस पर काम तो होगा नहीं। जी, और राजेश जी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो इतने हाई क्वालिफाइड थे, इतने इनमें खुफिया जानकारी थी कि ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है कि ये केवल जो 5 आई जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ही रहना था, लेकिन क्योंकि अब ये लीक हो गया है तो ये बड़ा सवालिया निशान है पूरी खुफिया एजेंसी। ये जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी वो क्लासिफाइड थी, हाईली क्लासिफाइड थी, और उसमें यही बताया जा रहा है कि जो 5 आईज के कंट्री हैं और अमेरिका है, इनके बीच में ही इसे शेयर करना था, लेकिन इसे लीक कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान भी लेते हैं कि इसे लीक कर दिया गया है तो उससे क्या इजराइल के प्लान पे कोई असर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। इजराइल ने उसी दिन कह दिया था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था उसके नागरिकों पर, और उस वक्त 200 से ज़्यादा को किडनैप करके ले गए थे, 1200 से ज़्यादा को उन्होंने मार दिया था। उसी दिन इजराइल ने अपना बता दिया था पूरा प्लान कि वो इसे हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। और 1 वर्ष हो गया है, उसने हमास को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के कगार पे पहुंचा दिया है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब वहाँ पर एक हमले में मारे गए, उसके सिनवार मारे गए,
उसके पहले हसन नसरुल्लाह मारे जी। गए, हमास के चीफ ईरान में मारे गए थे। तो लगातार ऐसा हो रहा है कि जब भी ये जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इनका जैसे ही कोई चीफ बनता है, उनका कोई हेड बनता है, इजराइल उसे मार गिराता है। जी। और इसी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने ऐसा प्लान किया था कि अगर आप हमारे हेड्स को मार रहे हैं, हमारे चीफ्स को मारेंगे, तो हम भी आपके प्रधानमंत्री को मारेंगे। और यहाँ पर इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ इसीलिए नेतन्याहू के घर पे हमला कर दिया गया। हालांकि वो और उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थी, वो दूसरे वाले घर में रही होंगी, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, प्लानिंग यही थी कि सीधा प्रधानमंत्री पर हमला कर दिया जाए। जी। और देखिए, इसी क्रम की अगर मैं बात करती हूँ तो इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर्स को ध्वस्त कर दिया है। अब एक बार फिर से उसी सवाल पर जो पीछे लगातार चल रहा है कि अब निशाने पर कौन हो सकता है, राजेश जी? देखिए, पहले से जो उनकी प्लानिंग थी इजराइल की, एकदम क्लियर था। पहले हमास ने हमला किया, ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट्स डाले थे, प्रोजेक्टाइल्स अलग अलग हुथीस डाल रहे थे, फेंक रहे थे, हिजबुल्लाह वाले फेंक रहे थे, और हमास वालों ने तो हमला ही किया था। तो जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जितने लड़ाकों का गुट है, उनमें 3 ये बड़े हैं, 3 महत्वपूर्ण हैं। और ये तीनों जो प्रॉक्सीज थे वो लगातार इजराइल पे हमला कर रहे थे। तो पहले ही दिन ये डिसाइड कर लिया गया था इजराइल की तरफ से कि इन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमास ने हमला किया था, तो हमास पे हमला किया गया गाज़ा पट्टी में। वहाँ पर जो सुरंगों का जाल बिछा था, जहाँ उनके हेडक्वार्टर्स थे, जहाँ उनके लड़ाके रहते थे, आर्म्स एंड एमुनिशंस रखते थे, डिपोज था उनका, सबको बर्बाद कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह पे कॉन्सेंट्रेट किया इजराइल ने। हिजबुल्लाह पे का जो पूरा लाइनअप है उसे खत्म कर दिया है, उसके चीफ को मार दिया। उसके बाद दोबारा जो चीफ बने वो भी मार दिए गए हैं। और अब जो टॉप कमांडर्स में से एक जो उनके अभी बच रहे हैं, वो याहिया सिनवार के जो भाई हैं, मोहम्मद अली अल सिनवार, वो अभी हैं, वो दावेदार हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो हैं या बाद में भी, चलिए ये एक विचारधारा है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सब एक विचारधारा है, और उनके पीछे ईरान खड़ा है। तो वो ईरान उनको पैसे देता है, उनको आर्म्स एंड एमुनिशंस देता है। तो आज हिजबुल्लाह के चीफ मान लेते हैं कि अल सिनवार हैं, कल उन्हें भी मार दिया जाता है, तो कोई दूसरा चीफ आ जाएगा, क्योंकि एक विचारधारा है, विचारधारा है। हाँ, उनकी अपनी विचारधारा है, वो उसके अनुसार वो चलते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप उनके हेड को मार रहे हैं, चीफ को मार रहे हैं, कोई दूसरा बन जाएगा। तो ये जो लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाने वाला है। हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने याहिया सिनवार को मार दिया है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल सच है। ये ऐसे ही लाइनअप खत्म होता है और फिर नए लोग ऊपर आ जाते हैं, और वो जो उनका जो मूवमेंट है, उनका जो लड़ाई है, वो चलते रहती है। एक हायरार्की चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। और इसी में आपको बता दूं, कल जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन से हमला किया गया, उसके बाद सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया कि अभी भी जंग रुकने नहीं वाली है। और खासतौर पर उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि इजराइल का ये ऐलान है कि जब तक उत्तरी इजराइल में लोग सुरक्षित नहीं होंगे, ये जंग रुकने नहीं वाली है। उनका यही कहना है कि आप हमारे जितने नागरिकों को किडनैप करके ले गए थे, और उस इलाके से, नॉर्थ इजराइल के इलाके से जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं हमलों के बाद, वो जब तक वापस नहीं आ जाते हैं और हमारा हर नागरिक सुरक्षित घर वापस नहीं आ जाता है, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो अभी लड़ाई चलती रहेगी। और जो कल की आप बात कर रही थी, तो उसमें जो 2-3 बातें सामने निकल के कर आई कि जब वो ड्रोन जा रहा था, 3 में से जो ड्रोन जिसने अटैक किया था, उसके ठीक बगल में इजराइल का एक चॉपर उड़ रहा था, यानी कि फाइटर चॉपर एक सामने में ही उड़ रहा था, लेकिन ना उसे वो इंटरसेप्ट कर पाया, ना न्यूट्रलाइज कर पाया। प्लस आयरन डोम तो था ही, तो वो भी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह वालों ने क्या किया कि 3 ड्रोन्स के अलावा कुछ रॉकेट्स भी डाल दिए थे। तो जब तक आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तब तक वो आकर गिर गया। तो ये तो साबित हो ही गया कि हाँ, आप प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मामला है, पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं अब वो इजराइल पे आ टिकी है कि ऐसे में जब प्रधानमंत्री के घर पे हमला हो चुका हो, तो अब प्रधानमंत्री का अगला प्लान क्या होगा, वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं। हमारे बैकग्राउंड में हमने लिख रखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के निशाने पर अब कौन। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है, और पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर अब नेतन्याहू क्या करेंगे। जी, अब मैं बात ईरान की करती हूँ। ईरान का कहना है कि याहिया सिनवार को भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन हमास को ईरान जिंदा रखेगा। हाँ, इसके ईरान की तरफ से स्टेटमेंट जो आया है, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि ये एक विचारधारा है। अगर हमास वालों का
कोई लाइनअप है, उनका कोई ग्रुप है, तो वो एक विचारधारा पर चलते हैं। वैसे ही हिजबुल्लाह है, तो जो उन्होंने ईरान ने कहा है कि आपने हमास को ख़त्म कर दिया है तो अभी भी जिंदा है, तो वो एक विचारधारा की बात हो रही है। हमास के चीफ को आपने मार दिया, उसके लड़ाकों को ज़्यादातर को आपने मार दिया है, लेकिन वो दोबारा लोग खड़े हो जाएंगे, दोबारा उनका कोई चीफ होगा। यही हिजबुल्लाह के साथ होना है, यही ईरान कह रहा है, क्योंकि ये जो सारे जो प्रॉक्सीज हैं वो ईरान के खड़े किए हुए हैं। ईरान उनकी फंडिंग करता है, ईरान उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन देता है, और मिडिल ईस्ट में और पूरे वेस्ट एशिया में ईरान इस तरह के प्रॉक्सीज बनाकर लड़ाई लड़ता है। और ईरान की लड़ाई किससे है? अमेरिका और इजराइल से है। तो जाहिर है ये आगे भी चलता रहेगा, अभी खत्म हो रहा है ऐसा नहीं लगता है। जी, और मेरा एक और मोटे तौर पर सवाल ये रहेगा कि अब तक कितना नुकसान जितने भी लोग हैं इजराइल के, ईरान के, इस वक्त झेल चुके हैं, और अगर ये और भी आगे लंबा चलता है और भी ये जंग आगे लगातार चलती है तो कितना कुछ और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, गाज़ा पट्टी में 42,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, औरतें हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है। और अगर गाज़ा पट्टी को दोबारा अब बनाना चाहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, तो 10 वर्ष 20 वर्ष पूरा लगेगा। वैसे ही हो रहा है अब वहाँ पर लेबनान में जो अटैक्स हो रहे हैं हिजबुल्लाह पे, वहाँ के सिविलियंस की बिल्डिंग्स पर भी वो अटैक हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहा था। अगर वो भी बर्बाद होता चला जाएगा तो आप नुकसान की कल्पना नहीं कर सकती है। ये मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। जी, और देखिए पिछले साल ही 2023 में 7 अक्टूबर की वो तारीख है जिस दिन ये पूरा बवाल शुरू हुआ। ये जंग की शुरुआत पिछले साल हुई और आज भी ये इस साल का अक्टूबर का महीना है, लेकिन ये जंग की जो ये आग है वो बुझती हुई नहीं बल्कि सुलगती हुई नजर आ रही है। और मैं एक आखिरी सवाल मेरा राजेश जी आपसे ये कि इन सब के बीच में भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि वो किसी के साथ नहीं चलता है। भारत यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, यहाँ पर इजराइल और हमास और अब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध है, हमेशा से भारत का स्टैंड यही रहा है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो गोली और बंदूक से और फाइटर प्लेन्स और मिसाइल से नहीं मिलता है। आपको बातचीत करना चाहिए, बातचीत के टेबल पे आना चाहिए और आपस के जो भी मुद्दे हैं उसे सुलझा लेना चाहिए। तो भारत का स्टैंड पहले भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।